सभी को नमस्कार। मैंने यूट्यूब के इस चैनल पर हाल ही में प्रस्तुत अपने एक वीडियो में कालिदास के मार्क्सवादी समीक्षकों पर चर्चा के क्रम में वाल्टर रूबन द्वारा किए गए कालिदास विमर्श की चर्चा की है। इसी क्रम में प्रख्यात आचार्य, हिंदी साहित्य के सुधी समीक्षक डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम आता है। वाल्टर रूबन ने कालिदास द ह्यूमन मीनिंग ऑफ हिज वर्क्स इस शीर्षक के साथ जर्मन भाषा में अपनी पुस्तक 1954-55 के आसपास लिखी थी। लगभग इसी समय भारत में डॉक्टर रामविलास शर्मा का लंबा लेख कालिदास पर प्रकाशित हुआ। सबसे पहले यह लेख आलोचना पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जो हिंदी की प्रतिष्ठित समीक्षा पत्रिका रही है। उस समय आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी उस पत्रिका का संपादन करते थे। आचार्य वाजपेयी जी ने डॉक्टर शर्मा के कालिदास विषयक लेख को बहुत आदर देते हुए अपनी एक विशद टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया था पत्रिका में, जिसमें उन्होंने कहा था कि कालिदास के साहित्य और शाश्वत मूल्यों की समस्या को लेकर के रामविलास शर्मा जी ने अपने इस विस्तृत निबंध में महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। वाल्टर रूबन और रामविलास शर्मा दोनों ने एक दूसरे का काम नहीं देखा है। कालिदास पर दोनों ने काम किया है, पर उनका दृष्टिकोण और उनके समीक्षा के स्वर एक दूसरे के बहुत निकट आते हैं। आनंदवर्धन ने कहा है कि मेधावी जनों की बुद्धियों में विमर्श में संवाद हो सकता है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एक ने दूसरे से लिया है, और उनमें पूरी तरह एकरूपता भी नहीं होती है। कहीं न कहीं उनकी अपनी विलक्षणता इस संवाद में दोनों की बनी रहती है, जिन दो मेधावियों में संवाद होता है। यह बात वाल्टर रूबन और डॉक्टर रामविलास शर्मा, इन दोनों के कालिदास विषयक विमर्श पर भी लागू होती है। वाल्टर रूबन की तरह डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कवि कालिदास के व्यक्तित्व की बनावट और समग्र कृतित्व की संरचना पर उनके समय के समाज का गहरा प्रभाव देखा है। कालिदास अपने समय में प्रचलित वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्षधर हैं। एक लीक भी छोड़ करके नहीं चलती उस व्यवस्था से उनकी प्रजा, ऐसा वे प्रशंसा करते हुए, दिलीप राजा की प्रजा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि वैदिक समाज की संस्कृति के उशक काल में पनपी उदात्त और उदार भावनाएं कालिदास के समय में आकर विपरिवर्तित हो गई हैं। कहाँ तो माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः की बात, और कहाँ वीर भोग्या वसुंधरा की। जहां तक मुझे स्मरण आता है, वीर भोग्या वसुंधरा यह सूक्ति तो कालिदास की नहीं है। और यह मान लेना कि कालिदास ने पृथ्वी को भोग्या कहा है, यह तो मुझे उचित नहीं प्रतीत होता है, जो डॉक्टर शर्मा के विमर्श से ध्वनि निकलती है। एक कथन राजा दुष्यंत का है, जो अनसुईया और प्रियंवदा को समझाते हुए वे कहते हैं, परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य न समुद्र रशना चोरवी सखी च युवयोरियम। परिग्रह तो मेरा बहुत है। पत्नियों के लिए परिग्रह कहा है, परिग्रह सामान के लिए भी आता है। उस रूप में पत्नियां जो है वो परिग्रह हैं। बहुत सारी पत्नियां मेरी हैं, पर प्रतिष्ठा तो दो ही पर मेरी एक कुल की रहेगी। एक तो आप लोगों की यह सखी, और दूसरी समुद्र रचना धरती। तो इसमें भी यह ध्वनि नहीं निकलती, वो तो प्रतिष्ठा कह रहे हैं। तो गृहिणी के रूप में जितनी प्रतिष्ठा गृहिणी से कुल को मिलती है उसकी बात कर रहे हैं, वो धरती, उससे मेरे कुल की प्रतिष्ठा होगी, ऐसा कह रहे हैं।
तो भोग्या है धरती ऐसी ध्वनि वहां भी नहीं निकलती, क्योंकि कालिदास तो वेदों के भावबोध में रचे बसे हुए भी हैं। इसीलिए उनको राम करण शर्मा, जो बहुत बड़े हमारे समय के संस्कृत के विद्वान और कवि हैं, उन्होंने संधिकाल का कवि कहा कि वे वैदिक ऋषियों का जो बोध है, आर्ष बोध है, और परवर्ती जो साहित्य का बोध है, उसके संधि स्थल पर खड़े हुए हैं। दोनों को एक साथ वे अपने में समोते हैं। इसलिए विचारणीय है, यदि रामविलास शर्मा यह कहना चाहते हैं कि वीर भोग्या वसुंधरा का भाव कालिदास में है। एक छत्र शासन राजा का समग्र पृथ्वी पर हो, ऐसा तो ऐसी ध्वनि तो निकलती है, लेकिन धरती माता नहीं भोग्या है ऐसी ध्वनि तो नहीं निकलती लगती कालिदास से। रूबन ने आदिम समाज, जो कि दास्ता प्रधान समाज है, उसकी कालिदास में आकर के सामंती समाज में संक्रांति की बात की। डॉक्टर रामविलास शर्मा कालिदास के काव्यों से कई प्रसंग उठा करके और भोगवादी सामंती समाज की प्रतिच्छवियां वहां कवि कालिदास की रचनाओं में किस प्रकार से आई हैं, इसका प्रतिपादन करते हैं। बहुत सारे प्रसंग वे उठा करके यह बात करते हैं। सरस्वती चारणों के कंठ में बैठकर एक राजा रघु की स्तुति करती है। यहाँ वाणी के अर्थ में सरस्वती आई है, तो स्वयं सरस्वती को ही प्रशस्ति वाचिका बना दिया है। ऐसा तो राजा की प्रशस्ति वाचिका बना दिया है, ऐसा आशय थोड़ा सा खींचतान करके निकाला हुआ लगता है। और रामविलास शर्मा कहते हैं कि पृथ्वी की तरह नारी भी सुखोपभोग का एक साधन बन गई है। ऐसा तो कालिदास में कहीं भी नहीं भाव है। जो राजा नारी को सुखोपभोग का साधन मात्र बनाते हैं, उन पर टिप्पणी, उनके इस अधपतन पर टिप्पणी, कालिदास तीखी टिप्पणियां कराते हैं उन पर पिछले वक्तव्य में जो वाल्टर यूगन को लेकर के मैंने दिया है, चर्चा मैंने की है। विदूषक के मुंह से राजा का जो अधपतन है, उस पर तीखी टिप्पणी करा देते हैं कालिदास। कालिदास अपने समय के समाज का यथार्थ चित्रण कर रहे हैं कहाँ, और उससे कहाँ असहमति बताकर उसके प्रति प्रतिरोध का स्वर मुखरित कर रहे हैं। ये दोनों बातें समझी जानी चाहिए। जहाँ शार्ंगराव कह रहे हैं कि पति के कुल में दासी बनकर के रहना भी तेरे लिए उचित है, तो कालिदास वस्तुस्थिति बता रहे हैं, एक पात्र के मुंह से कहलवा रहे हैं। उस पात्र के कथन का समर्थन वे नहीं कर रहे हैं। नहीं तो फिर यह कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा दास हुआ, ऐसा शंकर के मुंह से पार्वती के प्रति उन्होंने कहलवा दिया है। तो फिर तो पुरुष को दास मानते हैं स्त्री का, ऐसा फिर मानना पड़ जाएगा। दोनों ही बातें अति पर पहुंचती हैं। लेकिन रामविलास शर्मा कहते हैं कि कालिदास की कविता में पण्य स्त्रियां हैं, तो हैं। पण्य स्त्रियां हुआ करती थी, तो उन्होंने मेघदूत में उनका निरूपण किया है और अन्यत्र भी किया है, और उसके प्रति जुगुप्सा व्यक्त की है। यह भी तो कहना चाहिए, यह पण्य स्त्री रति परिमलोद्गारिभिर नागराणाम उद्दामानि प्रथयति शिला वैष्णुभिर यौवनानि। उस शब्दावली से कालिदास की जुगुप्सा, चिड़ उसके प्रति ध्वनित होती है। पण्य स्त्रियों को लेकर के विदिशा के नागरिक गुफाओं में जाते हैं, उसके रति परिमल को उगलती हैं वहां की गुफाएं, और बीभत्स एक तरह का दृश्य खींचते हैं उसके द्वारा। तो रामविलास शर्मा कहते हैं कि पण्य स्त्रियां हैं, पुरुषों को रिझाती बनाती मद विबला नारियां हैं। उनकी कविता में प्रतिबिंबित व्यवस्था एक अभ्युदयशील व्यवस्था नहीं, रूढ़ व्यवस्था है, ऐसा वे कहते हैं। रूढ़ व्यवस्था भी है, और उसमें अभ्युदय के बीज यदि छिपे हुए हैं तो उनको भी कालिदास प्रदर्शित करते हैं। उसमें अधपतन जो है उसको भी वे प्रदर्शित करते हैं, पर वे स्वयं अधपतन का समर्थन कर रहे हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। पर रामविलास शर्मा की दृष्टि में कालिदास की रचना का एक पक्ष वह है जो अपने समय के दबावों से आक्रांत और संकुचित हुआ है। केवल भोगवादी सामंती संस्कृति ही नहीं, योग दर्शन चिंतन के क्षेत्र में भी क्रमशः संकीर्ण होती दृष्टि की छाप महाकवि पर पड़ी है।
सामंती व्यवस्था उनके समय में परिपक्व हो चुकी है और उसने कवि चेतना को सीमित किया है। यह उनका आशय है, शर्मा जी का, मेरा नहीं है। राजा के ईश्वरत्व की अवधारणा तथा अवतारवाद को वाल्मीकि के मानव तत्व के स्थान पर इसमें प्रतिष्ठा मिली है, यह सत्य है। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि कालिदास की सामाजिक विचारधारा प्रजा आदि के संबंध में वाल्मीकि और व्यास से पिछड़ी हुई है। उसी तरह योग के विषय में भी उनका दृष्टिकोण उपनिषदों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। आगे चलकर तुलसीदास ने इसी चमत्कारवाद का प्रबल विरोध करके अपना भक्ति मार्ग प्रतिष्ठित किया था। यह उनका उद्धरण मैंने पढ़ा। आगे वे कहते हैं, वाल्मीकि की तरह वे कालिदास अपने आदर्श पात्रों के मानवत्व का घोषगान नहीं करते। देव संपादितो दोषो मानुषेण मया जितः, यह जो राम उद्घोष करते हैं वाल्मीकि रामायण में, उस तरह से देवत्व पर मानवत्व की विजय का गान है वाल्मीकि रामायण। यह जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, वह कालिदास में आकर के उलट जाता है और वे देवत्व की गरिमा का गान करने लगते हैं। ऐसा फिर शर्मा यहाँ पर कहते हैं। आलोचना के 18वें अंक में लंबा लेख जो छपा था रामविलास शर्मा जी से, रामविलास शर्मा जी का, उसका उद्धरण मैं पढ़ा हूँ, मैंने पढ़ा है। वो परंपरा का मूल्यांकन, यह जो उनकी पुस्तक है, इसमें भी यह लेख प्रकाशित है। डॉक्टर शर्मा की दृष्टि में कालिदास ने तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना और दर्भांकुर वृत्ति मात्र होना मान लिया है। यह भी सत्य नहीं है। ऐसा लगता है कि कालिदास के समय की कुछ स्थितियों को कवि के मंतव्य मान करके उन पर उनका कालिदास पर आरोप कर दिया है रामविलास शर्मा जी ने। कालिदास अपने युग की दुर्बलताओं का और संस्करण का चित्रण जहां करते हैं, वहां वे पूर्व पक्ष के रूप में उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं और उत्तर पक्ष के रूप में वे आश्रमों की संस्कृति, कर्ण, वाल्मीकि और कश्यप जैसे ऋषियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो समानांतर संस्कृतियों का चित्रण वे कर रहे हैं, नागर संस्कृति है, उसके सामने आश्रमों की संस्कृति है, और आश्रमों की संस्कृति नागर संस्कृति की जो विकृतियां हैं उनके सामने प्रतिरोध की तरह खड़ी होती है। आखेट करता हुआ राजा आता है, उसके सामने आश्रम के ब्रह्मचारी छूटते हुए उसके बाण के सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि हिरण पर तुम अपना बाण नहीं छोड़ोगे। राजा सहम जाता है उनके सामने, उनके इतने से कहने से। कालिदास क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या का समर्थन कालिदास कर रहे हैं, ऐसी तो कहीं कोई ध्वनि निकलती ही नहीं है। वे तो उन ऋषियों के चित्र उपस्थित करते हैं जो सारे ऐश्वर्य और गरिमा के बीच में तपश्चर्या कर रहे हैं और शरीर को कष्ट देकर के तपश्चर्या नहीं कर रहे हैं। कश्यप ऋषि का वर्णन दुष्यंत के मुंह से कराते हैं, आश्रम का वर्णन जो कराते हैं, तो प्राणानाम अलिनेन वृत्ति रुचिता सत्कल्प वृक्ष वने, कल्प वृक्षों से भरा हुआ वन है। कल्प वृक्ष जो सारी कामनाएं पूरी कर देते हैं, उनसे भरे हुए वन में वे निवास कर रहे हैं और प्राणायाम के द्वारा अपनी वृत्तियों को संयमित रख करके वे यहाँ रह रहे हैं। तो ये कांचन पद्म रेणुक अभिषेक धर्माभिषेक क्रिया, स्वर्णिम जल है, सोना ही सोना भरा हुआ है नीचे उस नदी में, वहां पर वे अभिषेक क्रिया कर रहे हैं। खदानें खोद खोद करके निकाल नहीं रहे हैं सोना, धरती का दोहन नहीं कर रहे हैं। ऐश्वर्य है, उसके बीच में वे रह रहे हैं। ध्यानम रत्न शिला तलेशु विविध स्त्री सन्निधौ संयम, रत्न ही रत्न बिखरे हुए हैं हिमालय की उस समय। भास्वंती रत्नानि महौषधीश्च, कालिदास ने वो हिमालय देखा होगा जहां पर कि खोदने नहीं पड़ते थे रत्न, अपने आप चमकते हुए दिखाई पड़ते थे। और उस स्थल पर ये लोग तपस्या कर रहे हैं, रत्न आसपास बिखरे हुए हैं। संकीर्णन्ते हमारा प्रार्थिता यत्र कन्या, मणि अपनी मुट्ठियों में लेकर के और खेलती हैं मंदाकिनी के किनारे यक्ष कन्याएं। तो मणियां तो वहां बिखरी हुई हैं। वहीं पर आश्रम है जहां रत्न मणियां बिखरे हुए हैं, सोना जहां दबा हुआ है धरती में नदियों के नीचे, वहां पर तपश्चर्या ये लोग कर रहे हैं। अप्सराएं घूमती रहती हैं उनके सामने, संयमित होकर के तपश्चर्या कर रहे हैं।
तो कहते हैं कि यत् कांक्षन्ति तपोभिरन्य मुनयः तस्मिन् तपस्यन्त्यमी। जो दूसरे मुनि तपस्या, कठोर तपस्या करके जो चीजें पाना चाहते हैं, स्वर्ग के जो सुख पाना चाहते हैं, उसके बीच में ही ये रह रहे हैं, फिर भी ये तपस्या कर रहे हैं। तो एक समानांतर चित्र तपश्चर्या का खड़ा करते हैं जो ऐश्वर्य और गरिमा के बीच में की जाती है। कालिदास वाल्मीकि की बात को कहीं कहीं आगे ले जाते हैं। वे देवता के आगे मनुष्य को चुनौती बना करके भी खड़ा कर देते हैं। इस पर भी तो ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां पर कि रघु इंद्र के सामने चुनौती बनकर के खड़ा हो जाता है और इंद्र को परास्त भी कर देता है। और इंद्र को कहना पड़ता है कि भाई मेरा जो शतक्रतु का यश है उसको तुम खंडित मत करो। ग्रहाण शस्त्रम यदि सर्ग येषते न खल्व निर्जित्य रघुम कृति भवान। ऐसा ही है तो आप मुझसे युद्ध करिए। इस घोड़े को, जो अश्वमेध यज्ञ का 100वां अश्वमेध जो मेरे पिता कर रहे हैं, उसके घोड़े को चुरा करके आप इस तरह से नहीं ले जाते, नहीं ले जा सकते। तो इंद्र लड़ नहीं पाते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। तो ये जो देवता के सामने मनुष्य चुनौती बन करके खड़ा हो जाता है, तो ईश्वरत्व भी मनुष्य की भूमि पर उतर करके ही धन्य होता है। यह जो पुराणों का कथन है, जो भागवत कह रहा है, वह भी तो कालिदास का अंतस्वर बनता है कि शंकर उतर करके आते हैं। कुमार संभव का तो यही कथ्य है। कठोर तपश्चर्या की बात जहां जहां है, उनके समानांतर अन्य तपस्वियों का कर्म भी तो है। वो तो कोई ऐसी कठोर तपश्चर्या नहीं कर रहे हैं। उनके आश्रम में महिलाएं हैं, बेटियों की तरह लड़कियों को पाल रहे हैं। समकालीन भोगवादी संस्कृति का चित्रण कालिदास ने किया है, पर उससे प्रभावित हो गए हैं, दुष्प्रभावित हो गए हैं। यह कहना सत्य नहीं हो सकता है। और डॉक्टर शर्मा इस बात को समझ भी रहे हैं, उन्होंने पढ़ा खूब है कालिदास को। इसलिए जो दूसरा पक्ष है कालिदास का, जो समानांतर पक्ष कालिदास खड़ा करते हैं सारी भोगवादी संस्कृति के समानांतर, उसकी वे विस्तार से चर्चा करते हैं। और यह भी कहते हैं कि इस कथित भोगवाद पर कालिदास टिप्पणी या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अग्निवर्ण का जो चित्रण 19वें सर्ग में कालिदास ने किया है, उस पर र्यूबेन ने भी कहा कि पूरे वंश का जो उत्थान है उसको दिखा करके जो अधपतन दिखाया है, उसको दिखाकर जो अधपतन कालिदास ने दिखाया है, वह उस पर साहसपूर्ण मार्मिक टिप्पणी है। यह भी रामविलास शर्मा कहते हैं कि रघुवंश में इतने महान वंश का अधपतन चित्रित करने के पीछे कवि की निर्भीक और निर्लिप्त दृष्टि है। उसकी सराहना रूबन ने भी की है और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी की है। और जो रोग सामंती व्यवस्था का घुन की तरह लग गया था इतने बड़े महान वंश में, वह किस प्रकार से एक अवकाश भोगी वासना में लिप्त वर्ग दूसरों की अर्जित संपत्ति के बल पर भोग के सिवा दूसरी बात सोच ही नहीं सकता है, उसका परिणाम रोग में होता है। यह कालिदास बताते हैं। भारतीय इतिहास का विद्यार्थी उसे समझता है, ऐसा रामविलास शर्मा कहते हैं। यहाँ पर आकर के डॉक्टर शर्मा अपनी समाज शास्त्रीय सचेत दृष्टि से कालिदास की उपलब्धियों और उनकी कविता की प्रासंगिकता को भी उद्घाटित करते हैं। उनका उद्धरण में पढ़ रहा हूँ। कालिदास की कविता एक पूर्ण विकसित सामाजिक व्यवस्था का जितना प्रतिबिंब है, उतनी ही बड़ी वह उसकी रासोन्मुखी प्रवृत्तियों और निर्जीव रूढ़ियों पर प्रतिक्रिया भी है। यह उनका उद्धरण है। समकालीन समाज और उसके अपक्षय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की कालिदास की अपनी पद्धति है, और वह एक कवि की पद्धति है। कवि की पद्धति यह है कि जो अपने समय का यथार्थ है उसको चित्रित करके उसके समानांतर वे एक दूसरी संभावना को चित्रित करते हैं। और यह समानांतर विश्व तपोवनों और निसर्ग की दुनिया, जिसको कि शकुंतला बचा रही है निसर्ग कन्या के रूप में, नगर संस्कृति या नागर संस्कृति की विकृतियों और कृत्रिम जो चाकचिक्य है उसके आडंबर के समानांतर निसर्ग के सहज सौंदर्य का बिंब रचते हैं। और फिर दुष्यंत के मुंह से कहलवाते हैं कि दूरी कृता खलु गुणैः उद्यान लता वन लता भी। यह एक पूरी टिप्पणी भी है नागर संस्कृति और आश्रम की जो सहज सौंदर्य को विकसित करने की संस्कृति है उसको लेकर के। तो उद्यान की जो बनावटी संस्कृति है नगर की, उसको जंगल में
फलती फूलती सहज रूप में विकसित होती लताओं ने फीका बना दिया है। यह कालिदास कहलवाते हैं अपने पात्र के मुंह से ही। रामविलास शर्मा कालिदास को एक रोमांटिक कवि के रूप में देखते हैं और वे कहते हैं कि निस्संदेह कालिदास एक महान रोमांटिक कवि हैं और विश्व के प्रथम रोमांटिक कवियों में से एक हैं। उनकी रोमानियत अपने समय से पलायन करके सौंदर्य के लोक में मुंह छिपाने का साधन नहीं है। उसमें सार्वजनीन उसमें सार्वभौम मनुष्यता के प्रति अनुराग, करुणा और साहस तथा विश्व दृष्टि के द्वारा इस रोमानियत को भारतीय साहित्य में अप्रतिम बनाया गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने पश्चिमी कवियों की तुलना में कालिदास के काव्य में व्यक्त रोमानियत में उदात्तता देखी है। कालिदास की करुणा मानव ही नहीं, जीव मात्र को अपने अंदर समेट लेती है। इस करुणा का स्रोत दया नहीं है, उसका स्रोत व्यापक जीवन के प्रति गंभीर अनुराग है। इस रूप में करुणा के कवि के रूप में रामविलास शर्मा कालिदास को स्थापित करते हैं और वे यहाँ तक भी कहते हैं कि जो मेघदूत में करुणा का भाव है, उसके सम्मुक्त भवभूति का जो कारुण्य का अजस्र प्रवाह है, वह भी मंद सा प्रतीत होता है। पाश्चात्य रोमांटिक कवियों में रूप रस गंधमय मानवीय और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति अतिशय अनुराग है। यह जो सौंदर्यबोध का लक्षण किया जाता है और कभी कभी उसके साथ अतीन्द्रिय अगोचर विश्वव्यापी चेतना की उद्भावना भी है। कालिदास के लिए डॉक्टर शर्मा जी कहते हैं कि रूप रस गंधमय सौंदर्य निर्जीव नहीं है, न वह अतीन्द्रिय चेतना की ओर ही काल्पनिक उड़ान भरते हैं। कालिदास वह सूक्ष्म इंद्रिय बोध और मार्मिक करुणा से समृद्ध जीवन के अद्वितीय कवि हैं। इस दृष्टि से उनकी रोमांटिक भावधारा एक अन्य और उच्च स्तर की है। गोचर जगत के समृद्ध जीवन के प्रति वह सघन अनुराग अवश्य ही साहित्य का स्थायी तत्व है। इसलिए नंद दुलारे वाजपेयी ने इस निबंध पर अपनी टिप्पणी में लिखा कि कालिदास के साहित्य से किस प्रकार साहित्य के स्थायी मूल्यों की शाश्वत मूल्यों की स्थापना होती है, यह इस निबंध का प्रतिपाद्य है। कालिदास ने स्वैर यौनाचार और भोगवादी संस्कृति के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया में अपनी रचनाओं में स्त्रीत्व और दाम्पत्य को प्रतिष्ठा दी है। उन्होंने पत्नी को गृहिणी, सचिव, सखी, प्रिय शिष्या और पुरुष के लिए सब कुछ माना। इसलिए एक स्थान पर यह कहना कि भोग्या और दासी स्त्री को मान लेते हैं कालिदास, यह उचित नहीं है, इसमें परस्पर विरोध हो जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के प्रतिपादन में इंदुमती के द्वारा अज का वर्ण करने में स्त्री की स्वतंत्रता का उद्घोष छिपा हुआ है, यह भी रामविलास शर्मा मानते हैं। स्त्री को भोग्या और पण्य बनाने वाली संस्कृति के विरुद्ध सुस्पष्ट मंतव्य कालिदास देते हैं जब वे कहते हैं कि स्त्री पुमानित्य नास्थैषा वृत्तम ही महतम सताम। स्त्री है और पुरुष यह है, इस आधार पर भेद करना अनुचित है। आचरण कैसा है इसके आधार पर छोटा बड़ा माना जाएगा व्यक्ति, स्त्री और पुरुष होने के आधार पर छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा। स्त्री के गौरव की गाथा जिस प्रकार से कालिदास ने गाई है वह तो अद्वितीय है। क्रियाणाम खलु धर्म्याणाम सत्पत्नियों मूल कारणम, धर्म का मूल ही सत्पत्नी है, ऐसा वे कहते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने एक रोमांटिक कवि के रूप में धरती से जुड़ाव और धरती की महिमा का गान जो कालिदास करते हैं उस पर दृष्टिपात किया है। इस दृष्टि से पहले जो वो कह चुके हैं कि वीर भोग्या वसुंधरा का भाव उनमें आ गया है, उसका समर्थन फिर यहाँ वो स्वयं नहीं कर रहे हैं। कालिदास में भारतीय कविता का रोमान परिपक्व रूप में प्रकट हुआ है। चंद्रमा की किरणें जो कि अंकुरों की तरह धरती पर उगती हैं, वृक्ष की पत्तियों से टूट टूट कर वे बिखरती हैं, उन्हें उठाकर कर्णफूल की तरह सजाने का मन होता है। ये जो पूरा 8वां सर्ग है, इसमें जो धरती के प्रति असाधारण अभेद का भाव है, प्रकृति से निसर्ग से एकमेक होने का भाव है, वह अद्वितीय है पूरे हमारे साहित्य में। कुमार संभव के 8वें सर्ग की सौंदर्यानुभूति को लेकर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, यह उनका वाक्य में पढ़ रहा हूं, रोमांटिक श्रृंगार भावना की यह चरम परिणति है। शर्मा जी ने कालिदास में प्रकृति के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध और जीवन क्रिया की तन्मयता पाई है।
दरबारी संस्कृति के समानांतर जीवन का यह अकलुष नैसर्गिक रूप दिखाना कवि की उपलब्धि है, जिसके कारण डॉक्टर शर्मा जैसा प्रखर समीक्षक यह कहने को विवश हुआ है, यह उनका फिर उद्धरण पढ़ रहा हूँ, विलास और वैभव का यह कवि धरती के इतना निकट है जितना कोई भौतिकवादी कवि नहीं हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कालिदास की प्रतिभा ने अपने समय की भव्यता और गरिमा को आत्मसात किया है। उसमें जो पतन के बीच कहीं सामंतवादी संस्कृति के अंतर्निहित हैं, उनको कटाक्षित किया है। चिंतन की दृष्टि से भी कालिदास का झुकाव शैव दर्शन के की ओर प्रतीत होता है। इसलिए रूबेन का यह जो मत है कि शैव और वैष्णव संप्रदायों का द्वंद्व कालिदास में आता है, उसका समर्थन रूबेन के काम के प्रति रूबेन के काम से अनभिज्ञ होते हुए भी रामविलास शर्मा नहीं करते हैं, और वे कवि की अलौकिक आस्था या भौतिक जीवन के प्रति लगाव को उनकी शैव आस्था के प्रति कारण मानते हैं। और इस दृष्टि से कालिदास धरती के कवि हैं, तो शैव दर्शन की तरफ वो जो झुकते हैं, वह इसलिए है कि पूरा संसार साथ में लेकर के शैवी साधना की जा सकती है। वैराग्य से मुक्ति, इंद्रियों को इंद्रिय बोध से मुक्त होकर के कोई साधना करना यहाँ अपेक्षित नहीं माना जाता है। कुल मिलाकर कालिदास की कविता में मानवीय मूल्यों और करुणा के अजस्र प्रवाह को लेकर डॉक्टर शर्मा ने जो बातें कही हैं, वे कालिदास की समीक्षा में उनके प्रदेय को रेखांकित करती हैं। अपने समय के कवि से जूझने की प्रक्रिया में शर्मा जी ने विविध पद्धति अपनाई है। अपने परिवेश के समानांतर नए विश्व की रचना का जो कवि का उपक्रम है, उसको उन्होंने पहचाना है, तथा अतीत का स्वप्न जो कालिदास देखते हैं, और जो स्वप्न एक प्रबुद्ध दृष्टा कवि का है, केवल अतीतोपजीवी कवि का नहीं है, उसको भी उन्होंने रेखांकित किया है। मेघदूत में भारत के ग्रामों और नगरों की जो छवि कालिदास उकेरते हैं, रघुवंश में स्वयंवर के बहाने सारे देश का वैभव और सांस्कृतिक गौरव जो वे प्रस्तुत करते हैं, इन सब पर दृष्टिपात करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि कालिदास के मानववाद में देशभक्ति के बीज हैं। यह उनका वाक्य है। यह टिप्पणी हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मेघदूत विषयक मंतव्य का स्मरण कराती है। उन्होंने मेघदूत को भावुक मन से निसृत राष्ट्रीय कविता कहा था। यह उनकी शब्दावली है। यह इसलिए विचारणीय है डॉक्टर रामविलास शर्मा का सारा कालिदास पर विवेचन, कि जो कुछ संस्कृत के आचार्य, संस्कृत के पंडित, संस्कृत साहित्य के इतिहास के लेखक जितना जो कुछ विवेचन करते हैं कालिदास को लेकर, उससे थोड़ा सा आगे जाकर उसके समानांतर कुछ नए पक्ष यह उसमें जोड़ता है। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा कालिदास के इस मूल्यांकन में कवि की उपलब्धियों की दृष्टि से 5 पक्ष विशेष रूप से सामने आते हैं। पहला, अपने युग की समग्र बौद्धिक प्रखरता और भास्वर उपलब्धियों को आत्मसात करके कविता में उनके अभिप्रायों का सार्थक अन्विति के साथ उपस्थापन। दूसरा, सार्वभौम मानवीय दृष्टि और करुणा। तीसरा, सामंतीय अपक्षय के समानांतर उदात्तता, सौंदर्य और मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए समानांतर विश्व का सर्जन। चौथा, वर्तमान की प्रतिक्रिया में अतीत का सिंहावलोकन, और अतीतोपजीवी हुए बिना अतीत और वर्तमान को आमने सामने रख करके तारतम्य प्रदर्शित करना दोनों का। और पांचवा, कालिदास का साहस और चुनौती का वर्णन। ये पांचों पक्ष कवि की रचनात्मकता से अनुप्राणित हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पांचों पक्ष लेकर के कालिदास किस प्रकार अपने युग की विसंगतियों को भी रेखांकित करते हैं और किस प्रकार उनको अतिक्रांत भी करते हैं, यह हम समझ सकते हैं। कालिदास ने अपने युग को देखा, परखा और पहचाना है। उसकी कमजोरियां एक अनिवार्य प्रक्रिया में उनकी रचना विश्व में चित्रित हुई है। पर कालिदास का युग हमारी संस्कृति की महत्तम उपलब्धियों का भी युग था। ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, दार्शनिक चिंतन में हमने इसी युग में अभूतपूर्व क्रांतियां की, प्रगति की। इसे हम सामंतवाद की उपलब्धियों का शिखर, मार्क्सवादी जो समीक्षा दृष्टि है उसके अनुसार कहते हैं।
पर वह पूरे भारत की सांस्कृतिक यात्रा का भी शिखर है। और रूबेन और डॉक्टर रामविलास शर्मा इसको इस तरह देखते हैं कि एक शिखर पर पहुंच करके संस्कृति में स्खलन भी आरंभ होता है, और उसकी भी पहचान कालिदास की रचनाएं हमको कराती हैं। कुल मिलाकर डॉक्टर शर्मा की समीक्षा का निष्कर्ष यह है कि अपने युग के संदर्भ में कालिदास के प्रभाव ग्रहण की अनिवार्य प्रक्रिया के भीतर रहकर कालिदास ने जो दिया है वह हमारे लिए आज प्रासंगिक है, पर अपनी प्रतिभा, युग दृष्टि और साहस के द्वारा जहां वे युग का अतिक्रमण करते हैं, वहां साहित्य के स्थायी मूल्यों की सृष्टि वे करते हैं। कालिदास का युग इतना महान था कि उसके परिपक्व व्यवस्था ने कवि की चेतना को विकसित भी किया है, और उसमें जो अपक्षय के बीज हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार उन्होंने उन बीजों ने अपक्षय के बीजों ने व्यास और वाल्मीकि की तुलना में उनकी कवि चेतना को सीमित भी किया है। इन शब्दों के साथ डॉक्टर रामविलास शर्मा का कालिदास विमर्श इस विषय पर आज का यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।